पीएससी 10 क्विज़ हम कर चुके हैं। ये हमारा 11वां क्विज़ है यूपीपीएससी प्री 2024 के लिए। करंट अफेयर पीवाईक्यू के क्वेश्चन होंगे इसमें। बाकी ये 3 कोर्सेज़ हैं। तो टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो गई है। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी टेस्ट सीरीज़ के लिए और करंट अफेयर कोर्स। आप इसको देख सकते हैं, इस नंबर पे डिटेल्स होंगी। और बाकी ये वाली पीडीएफ ज़रूर देख लेना है, इससे आपको ये भी आइडिया होगा कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी ये पीडीएफ। तो किस तरीके, एक तो वेरीफाई कर सकते हैं आप ये क्वेश्चन, और किस तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं और जो आप मटीरियल है उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए हम अपना क्विज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है। पहला, करंटली मोरक्को एंड वेस्टर्न सहारा रीजन कंट्रोल मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉस्फोरस रिजर्व, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ द फॉस्फोरस। तो इसका क्या आंसर है? तो इसका जो है आंसर, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों सही हैं। तो अभी जो है मोरक्को और वेस्टर्न सहारा वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस रिजर्व जो है वो कंट्रोल करती है, और इंडिया जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर है फॉस्फोरस का, और प्राइमरली कहाँ से? कैडमियम लेडेन डिपॉजिट्स इन वेस्ट अफ्रीका। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर हैज सजेस्टेड दैट द अर्थ हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गैसेस एंड द डस्ट पार्टिकल। तो यहाँ ये एक्सप्लेनेशन लिखा है, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गैसेस एंड द डस्ट पार्टिकल, गैसेस एंड द डस्ट पार्टिकल। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर डी, ओ शिमिट। तो ये पूरा नाम क्या था? ऑटो शिमिट। तो ये 1943 में हाइपोथेसिस दी गई थी कि जो अर्थ है और अदर प्लैनेट है वो गैस और डस्ट पार्टिकल से ओरिजिनेट हुए हैं। तो बाकी और जो है काफ़ी सारी हाइपोथेसिस थी जो दी गई थी, जैसे नेबुलर हाइपोथेसिस थी, नेबुलर हाइपोथेसिस। तो ये आज काफ़ी बार ये क्वेश्चंस आए हैं। तो नेबुलर हाइपोथेसिस थी, वो किसने दी थी? लैप्लास ने। तो उसमें बोला था कि जो आपके 9 रिंग हैं, ओनली 1 रिंग सेपरेटेड फ्रॉम द नेबुला। तो इसका मतलब है कि 9 प्लैनेट जो है वो 9 रिंग बताते हैं, और रिमेनिंग जो नेबुला है वो सन बन गया है। तो ये नेबुलर हाइपोथेसिस थी। जो गैसियस हाइपोथेसिस थी, गैसियस हाइपोथेसिस किसने दी थी? इमैनुअल कांत ने दी थी। इमैनुअल कांत ने ये हाइपोथेसिस थी, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे थी। तो इसमें क्या था कि जो आपके 9 कंसंट्रेटेड रिंग हैं वो सेपरेट हुए हैं फ्रॉम अ हॉट एंड मूविंग नेबुला। तो गैसियस हाइपोथेसिस को ही मॉडिफाई करके नेबुलर हाइपोथेसिस बना था। तो ये टाइडल हाइपोथेसिस, जो जेम्स जीन्स है उन्होंने जो है टाइडल हाइपोथेसिस दिया था। जेम्स जीन ने जो है टाइडल हाइपोथेसिस दिया था। ओरिजिन ऑफ अर्थ के लिए टाइडल हाइपोथेसिस। एफ फॉलन ने जो है नोवा हाइपोथेसिस, एफ फॉलन ने नोवा हाइपोथेसिस दिया था। एफ फॉलन ने नोवा। तो टाइडल हाइपोथेसिस में क्या था? तो टाइडल हाइपोथेसिस आपका बताता है कि मॉडर्न हाइपोथेसिस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ एंड सोलर सिस्टम। तो ओरिजिन ऑफ द, तो जो इसमें टाइडल हाइपोथेसिस में क्या था कि जो आपका सोलर सिस्टम है वो ओरिजिनेट हुआ है
ड्यू टू द इंटरैक्शन किसके बीच में, सन के बीच में एंड द बिगर, जो आपके बिगर स्टार हैं उनके बीच में जब इंटरैक्शन हुआ है तब आपका टाइडल हाइपोथेसिस हुआ है, टाइडल हाइपोथेसिस। फिर जो है बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, बाइनरी स्टार जो हाइपोथेसिस है वो किसने दिया था, रसेल ने। और ये जो है बाइनरी स्टार, ये आपका टाइडल हाइपोथेसिस का इम्प्रूवमेंट था। इसमें बाइनरी स्टार में जो पता चला है कि डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट और उनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। जो एफ होयल है, एफ होयल, तो उसमें सुपरनोवा हाइपोथेसिस दिया है। तो सुपरनोवा हाइपोथेसिस, तो इसका सुपरनोवा हाइपोथेसिस में क्या था कि जो प्लैनेट हैं वो इग्नाइट हुए हैं फ्रॉम द सुपरनोवा एक्सप्लोजन। तो इग्नाइट किससे हुए हैं, सुपरनोवा एक्सप्लोजन से। तो ये जो है इंपॉर्टेंट जो है कुछ हाइपोथेसिस थी। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आई हुई होगी। इसका आंसर है आंसर डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ द अर्थ। तो एज ऑफ द अर्थ किससे डिटरमाइन होगी, तो इसका आंसर है आंसर सी, यूरेनियम डेटिंग। तो यूरेनियम डेटिंग से जो है एज ऑफ द अर्थ, तो इसको कंफ्यूज मत होना कार्बन डेटिंग से। तो ये क्वेश्चन इसलिए ही रखा गया है कि कभी कभी हम जो है कार्बन डेटिंग से इसको कंफ्यूज कर देते हैं। तो इसका आंसर है यूरेनियम डेटिंग। इसका आंसर हो गया आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट आइस एज इज रिलेटेड टू। तो ग्रेट आइस एज जो है किससे रिलेटेड है, तो ग्रेट आइस एज किससे रिलेटेड है, तो इसका आंसर है, तो आपका जो पैलेस्टीन इपोक है तो ग्रेट आइस एज उससे रिलेटेड है। तो आपका कैनोजोइक एरा होता है। तो उसके अंदर आपके अलग अलग पीरियड आते हैं। एक पीरियड हो गया आपका क्वाटरनरी, दूसरा नियोजीन। इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको इसको बता रही हूँ तो आप एक रेफरेंस देख लेना। तो ये हो गया कैनोजोइक एरा हो गया, हाँ, ये पीरियड हो गया। फिर ये इपॉक हो गए, इपॉक। तो क्वाटरनी इपॉक के अंदर दो इपॉक आते हैं, एक होता है हेलोसीन और दूसरा होता है पेलिस्टीन। दो इपॉक हो गए। इसकी जो एज है वो कितनी है, 0.01 मिलियन ईयर्स अगो। तो मतलब ये जो अभी हिस्टोरिकल टाइम चल रहा है वो ये है। जो पेलिस्तीन है वो है 1.8 मिलियन ईयर्स अगो। तो ये कौन सी एज है, ये है आइस एज। और इसी में जो है ओरिजिन हुआ था जीनस होमो का, जो होमो है उसका इसमें ओरिजिन हुआ था, इस क्वार्टरनी पीरियड और ये इपॉक। तो अभी जो चल रहा है 0.0 हिस्टोरिकल टाइम ये है। तो ये है ग्रेट आइस एज। तो लिटिल आइस एज क्या है, लिटिल आइस एज क्या पीरियड है, लिटिल आइस एज। तो लिटिल आइस एज इज अ पीरियड बिटवीन 1300 AD। तो ये अभी का ही कंसेप्ट है, 1870 AD। तो इसमें क्या था कि यूरोप और जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। तो दिस इज अ लिटिल आइस एज। ग्रेट आइस एज पता चल गया, यह है लिटिल आइस एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द पीरियड ऑफ द डायनासोर। तो व्हाट वाज द पीरियड ऑफ द डायनासोर, तो डायनासोर का क्या पीरियड है, तो इसका आंसर है आंसर बी, 18 करोड़ ईयर्स अगो। 18 करोड़ ईयर्स अगो। तो देखो आपका एरा हुआ मीजोजोइक। मीजोजोइक एरा के अंदर 3 पीरियड है,
क्रेटाकियस, जुरासिक और ट्राइसिक, 3 पीरियड है। ये है आपका 145 मिलियन ईयर्स अगो, ये है 199.6 मिलियन ईयर्स अगो, और ये है 251 मिलियन ईयर्स अगो। यहाँ ट्राइसिक एरिया में क्या हुआ कि यहाँ रेडिएशन ऑफ डायनासोर, रेडिएशन ऑफ डायनासोर और ओरिजिन ऑफ मैमल, ओरिजिन ऑफ मैमल। फिर जुरासिक एरिया में क्या हुआ, जुरासिक एरिया में डायनासोर अबंडेंट, मतलब बहुत सारे डायनासोर की जो है अबंडेंस हो गई। फिर उसके बाद इस पीरियड में क्या हुआ, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। तो अगर आपको पूछा जाए कि एक्सटिंक्ट किस पीरियड में हुए, इसमें अबंडेंस है और इसमें रेडिएशन ऑफ द डायनासोर है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ट्राइसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस, तीनों आपको पीरियड समझ में आ गए होंगे। इसका आंसर है 18 करोड़ ईयर्स अगो। देखो वैसे टाइम ऑफ द जो डायनासोर है वो एस्टिमेटेड है 19.999.6 मिलियन ईयर्स अगो, लेकिन इसमें ऑप्शन यही दे रखा है क्लोजेस्ट, तो वैसे अगर इसको लगाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये 20 करोड़ ईयर्स अगो है। और इंडिया में जो इसके रिमेन्स हैं वो कहाँ पाए गए हैं, रहौली जो खेड़ा है गुजरात में, और बरस हिमला हिल्स हैं जबलपुर एमपी में, वहाँ रिमेन्स पाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोकोस प्लेट लाइज बिटवीन। तो कोकोस प्लेट किसके बीच में लाई करता है, तो इसका आंसर है आंसर ए, सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट। तो सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में जो है वो कोकोस प्लेट लाई करता है। देखो कुछ ना मेजर प्लेट्स होती हैं और कुछ माइनर प्लेट्स होती हैं। तो मेजर प्लेट्स, तो कोकोस प्लेट जो है वो आपकी माइनर प्लेट है। तो यहाँ आपका ये साउथ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, फिर उसके बाद यहाँ आपकी कैरेबियन प्लेट है, कैरेबियन प्लेट, यहाँ कोकोस प्लेट है, कोकोस प्लेट किसके बीच में, सेंट्रल अमेरिका, ये सेंट्रल अमेरिका के बीच में और पैसिफिक प्लेट के बीच में, और यहाँ है नास्का प्लेट, थोड़ा नीचे हो गया, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर है नास्का प्लेट। तो कैरेबियन प्लेट हो गया। तो कोकोस प्लेट जो है आपकी सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है। पैसिफिक प्लेट यहाँ आ गई तो इसके बीच में है ये। इसके बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ऑन द अर्थ ओरिजिनली देयर वाज ओनली वन ह्यूज लैंड मास विच इज, तो ऑन द अर्थ देयर वाज अ ह्यूज, ओनली वन ह्यूज लैंड मास विच इज, तो इसका आंसर है आंसर बी, पैंजिया। देखो कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट थ्योरी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वो अल्फ्रेड ने दी थी, अल्फ्रेड वैगनर ने 1912 में। तो उसमें बताया था कि जो प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट है वो जॉइन थे एक जिक्सॉ फिट में, एक जिक्सॉ फिट में, मतलब सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। कि आपका जैसे
सपोज ये आपका सब मतलब एक, जैसे ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका हो गया, इक्वेटर हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, फिर यहाँ यूरेशिया हो गया और ये अफ्रीका हो गया। तो इस तरीके से जो है वो जुड़े हुए थे जिग्सॉ फिट में। और इस जो ये लैंड फॉर्म था, इसका नाम जो दिया, ये पैनिजियन जो था, इस लैंड फॉर्म का नाम पैनिजिया था। और इसके सराउंडेड जो ओशियन था, इसके सराउंडेड ओशियन वो पैंथलासा, इसके सराउंडेड ओशियन पैंथलासा। तो जो ये डिवीजन है, पैनिजिया का जो डिवीजन है, वो स्टार्ट हुआ पोस्ट ट्रायजिक एज में। पोस्ट ट्रायजिक एज जो अभी हमने पढ़ी थी ना, यहाँ आपका कैनोजोइक और ये सब, ट्रायजिक, जुरासिक और ये, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो पोस्ट ट्रायजिक में हुआ। तो इसमें जो एक पार्ट है वो नॉर्थवर्ड की साइड फ्लो होने लगा और एक पार्ट जो है वो साउथवर्ड की साइड फ्लो होने लगा। तो एक पार्ट नॉर्थवर्ड की साइड, जो नॉर्थ वाला पार्ट था उसको बोलने लगे अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, लॉरेशिया, अंगारा लैंड, लॉरेशिया। और जो साउथ वाला पार्ट था वो होने लगा गोंडवाना लैंड, साउथ वाला पार्ट गोंडवाना लैंड। और इसके बीच में एक वाटर बॉडी, एक नैरो वाटर बॉडी आई जिसको बोला गया टेथेस सी। तो गोंडवाना लैंड जो है रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ गोंडवाना लैंड, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर। तो ये गोंडवाना लैंड का फॉर्मेशन हुआ। और अंगारा लैंड के अंदर क्या आया? अंगारा लैंड के अंदर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये अंगारा लैंड के अंदर था। नेक्स्ट है, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज हाईएस्ट। मतलब जो रेंज है टेम्परेचर का, मतलब ठंडा और गर्म का जो रेंज है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किस में है? तो इसका आंसर है आंसर डी, डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान। तो देखो, तो डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट जो है हॉट होता है ड्यूरिंग द डे टाइम और कोल्ड होता है ड्यूरिंग द नाइट टाइम। तो मतलब यहाँ जो टेम्परेचर दिन में होगा वो बहुत ज़्यादा होगा और रात को जो है थोड़ा ठंडा होगा। तो इस टेम्परेचर का जो रेंज है, जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होता है। जो लैंड पे क्या होता है कि इसके मुकाबले जो रेंज है वो थोड़ी कम होती है। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी। नेक्स्ट है द ओरिजिन ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक। तो द ओरिजिन ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक अकर फ्रॉम। तो मेटामॉर्फिक रॉक का जो ओरिजिन है वो किससे होता है? तो इसका आंसर है आंसर सी, बोथ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री। तो मेटामॉर्फिक रॉक का जो ओरिजिन है वो दोनों से होता है, इग्नियस से भी और सेडिमेंट्री से भी। तो क्या होता है कि एक रॉक जब उस पर इंटेंस हीट एंड प्रेशर जब पड़ता है तब जो है वो रॉक जो है इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। हीट के और प्रेशर के, उसमें हीट और प्रेशर की वजह से वो बन जाती है। तो आपकी ओरिजिन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस रॉक से भी हो सकता है और सेडिमेंट्री रॉक से भी हो सकता है। तो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स, तो मेटामॉर्फिक रॉक जब सेडिमेंट्री रॉक से बनती है, सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेडिमेंट्री रॉक से जब बनती है मेटामॉर्फिक रॉक, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? स्लेट, ये आपकी मेटामॉर्फिक रॉक है। और किससे बनती है ये? शेल से। इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा।
शेल, ये सेडिमेंट्री रॉक है, और मेटामॉर्फिक में क्या बनाता है, स्लेट, ये मेटामॉर्फिक रॉक है। ऐसी लाइमस्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक, और मेटामॉर्फिक क्या बनती है, मेटामॉर्फिक क्या बनता है, मार्बल। फिर सैंडस्टोन से आपका क्वार्ट्जाइट, मेटामॉर्फिक। इस तरीके से ही इग्नियस रॉक से भी डायरेक्ट आपके मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं। इग्नियस से क्या हो गया, जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट इज अ इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक क्या हो गया, जेनेसिस। बेसाल्ट आपका इग्नियस रॉक है, मेटामॉर्फिक क्या बनता है, एम्फीबोलाइट्स। और फिर बसाल्ट से ही आपका एक भी शिट्स जो है वो भी बनते हैं। ये हो गया। और एक क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक का भी मेटामॉर्फिज्म होता है। जैसे आपका यहाँ शेल सेडिमेंट्री है, उससे बना स्लेट, मेटामॉर्फिक रॉक, और इसका भी मेटामॉर्फिज्म होता है तो बन जाता है फाइलाइट। मेटामॉर्फिक रॉक का भी मेटामॉर्फिज्म होता है। यहां जैसे शिट है, इससे भी आपका फाइलाइट बनता है। तो मेटामॉर्फिक रॉक का भी मेटामॉर्फिज्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंडस्टोन इज अ फ्लेकी रॉक बिकॉज, सैंडस्टोन फ्लेकी रॉक है, क्यों? इसका आंसर है आंसर सी, इट इज फॉर्म्ड अंडर वाटर। तो सैंडस्टोन जो है वो अंडर वाटर फॉर्म होता है। तो सैंडस्टोन बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक है। तो सेडिमेंट्री रॉक के क्या फीचर होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक के फीचर होते हैं कि ये या तो लेयर्ड और स्ट्रैटिफाइड होती है। तो लेयर्ड और स्ट्रैटिफाइड होती है, और इस रॉक के अंदर जो है वो फॉजिल होता है। तो लेयर्ड और स्ट्रैटिफाइड होती है। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इग्नियस रॉक। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इग्नियस रॉक के लिए सही है, इग्नियस रॉक के लिए सही है। तो इसका आंसर है आंसर सी, दे आर बोथ क्रिस्टल एंड नॉन क्रिस्टल। क्रिस्टल और नॉन क्रिस्टल दोनों है। तो इग्नियस रॉक क्या है, इग्नियस रॉक के अंदर ना तो कोई लेयर होती है, नो लेयर, एंड नो फॉजिल, ना कोई लेयर होती है ना कोई फॉजिल होता है। तो ये गलत हो गया। तो ये गलत हो गया। तो ये स्टेटमेंट हो गया, दे आर बोथ क्रिस्टल एंड नॉन क्रिस्टल। तो इसमें सिलिका होता है, और ये नॉन पोरस होती है वाटर के लिए। तो दे आर बोथ क्रिस्टल एंड नॉन क्रिस्टल जो है वो सही हो गया। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक। तो अभी हमने पढ़ा था कि इनमें मेटामॉर्फिक रॉक कौन कौन सा है। तो मार्बल है, मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक है। किससे बनता है मार्बल, लाइमस्टोन से भी बनता है जो सेडिमेंट्री रॉक है, और चॉक से भी बनता है। क्वार्ट्जाइट भी जो है मेटामॉर्फिक रॉक है, ये किससे बनता है, सैंडस्टोन से। स्लेट, स्लेट इज ऑल्सो अ मेटामॉर्फिक रॉक, ये किससे बनता है, शेल से, सेडिमेंट्री रॉक। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जो है वो इग्नियस रॉक है, ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है, और ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है, और इस इग्नियस रॉक से जो मेटामॉर्फिक रॉक बनती है वो बनती है जेनेसिस। दिस इज अ मेटामॉर्फिक रॉक। ये जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक है।
या चॉक एंड डोलोमाइट दोनों से बनता है। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी। तो आंसर डी हो गया। नेक्स्ट है कॉन्टिनेंट हैव बीन ड्रिफ्टेड अपार्ट बिकॉज ऑफ। तो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्टेड अपार्ट बिकॉज ऑफ, तो इसका आंसर है आंसर बी, टेक्टोनिक एक्टिविटीज। तो कॉन्टिनेंट जो है वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं विद द टेक्टोनिक एक्टिविटीज। तो अभी हमने पढ़ा था पूरा कॉन्सेप्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का, अल्फ्रेड वैगनर वाला, कि पेंजिया था कि किस तरीके से वो ब्रेक हुआ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की वजह से। और तो जो कॉन्टिनेंट्स है ड्रिफ्टेड हुआ बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटीज। तो आंसर बी हो गया। नेक्स्ट है नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट टू अर्थक्वेक एक्टिविटी बिकॉज ऑफ। जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, जो आपका नॉर्थ वेस्ट रीजन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, उसमें अर्थक्वेक क्यों आता है? तो इसका आंसर है आंसर बी, प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से। क्योंकि जो एरिया है इट्स अ कन्वर्जेंस ऑफ द इंडियन प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का कन्वर्जेंस एरिया है, इस वजह से आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोल्डिंग इज अ रिजल्ट ऑफ। तो फोल्डिंग किसका रिजल्ट है? फोल्डिंग जो है रिजल्ट है ओरिजोनिक फोर्सेस का। तो ये फोर्सेस कैसे आती हैं? जब आपका टेक्टोनिक प्लेट के बीच में इंटरेक्शन होता है और फिर उसके बाद आपकी माउंटेन क्रिएट होती हैं, तो तब जो है ओरिजोनिक फोर्सेस जो है क्रिएट होती हैं। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी। वर्ल्ड हाईएस्ट ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड इन। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी, इंडिया। तो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी मतलब माउंट सरस्वती, हेनले विलेज में, लद्दाख, 4500 मीटर के एलिवेशन पे है। और इसको कौन ऑपरेट कर रहा है? आईआईए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बैंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द रीजन ऑफ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है आंसर सी। आंसर सी हो गया, जब आपके वार्म एंड द कोल्ड ओशन करंट मीट करता है। जब वार्म और ओल्ड ओशन करंट मीट करेगा तो सबसे ज़्यादा अच्छे फिशिंग ग्राउंड पाए जाएंगे। जैसे आपका क्या है कि कोल्ड आप लेब्राडोर करंट, कोल्ड लेब्राडोर करंट जो है किसी के साथ मिक्स करता है? वार्म गल्फ स्ट्रीम। कहाँ मीट करता है ये? न्यू फाउंडलैंड के पास, अंटार्कटिका कोस्ट में, जहाँ वर्ल्ड का सबसे फेमस फिशिंग बैंक है। कौन सा? ग्रांड बैंक एंड द जॉर्ज बैंक। ग्रांड बैंक एंड द जॉर्ज बैंक। तो यहाँ आपका ये अंटार्कटिका वाला रीजन है, यहाँ से आपका ये लेब्राडोर करंट आ रहा है कोल्ड, ये आपकी गल्फ स्ट्रीम है, ये वार्म करंट है। तो आपका जो है यहाँ जो है वो मोस्ट फेमस फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड फाउंड होता है। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, द कंसेप्ट ऑफ द न्यू डिटर्मिनिज्म इन ज्योग्राफी वाज एडवांस बाय। तो न्यू डिटर्मिनिज्म का जो कंसेप्ट है वो किसने बताया था? तो इसका आंसर है आंसर बी, जी टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन ज्वाइनिंग द एरिया हैविंग द सेम रेनफॉल। तो सेम रेनफॉल वाली क्या लाइन को क्या बोलते हैं? आइसोहाइड। तो सेम रेनफॉल वाले को आइसोहाइड। नेक्स्ट है, द पेनिप्लेन इज रिलेटेड टू, इट इज रिलेटेड टू रिवर। तो इट इज अ जेंटल अनड्यूलेटिंग प्लेन प्रोड्यूस बाय द इरोजन से जो प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेटिंग द नेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड, गलत। ओवरसीइंग एंड प्रोटेक्टिंग द ह्यूमन राइट इन इंडिया, थोड़ा सही लग रहा है। कंडक्टिंग द नेशनल इलेक्शन, गलत। मैनेजिंग द कंट्री डिफेंस फोर्सेज, गलत। इसका आंसर हो गया आंसर बी। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 12 अक्टूबर 1993 में स्टैब्लिश हुई थी पेरिस प्रिंसिपल पे, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, जो अमेंड हुआ है 2019 में। 2019 में ये अमेंडमेंट हो गया इसका। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कौन सा कॉम्पोनेंट नहीं है? फॉरेन करेंसी एसेट है, एसडीआर हेल्ड विद आईएफ है, गोल्डन रिजर्व है, गवर्नमेंट बॉन्ड नहीं है। तो बेसिकली एक तो आपका हो गया फॉरेन करेंसी एसेट, फिर हो गया आपका गोल्ड रिजर्व, तीसरा हो गया आपका एसडीआर विद आईएमएफ, फोर्थ क्या है? रिजर्व पोजीशन इन आईएमएफ, ये है। और अभी ध्यान में देने वाली बात ये है कि अगस्त 2024 में आपका फॉरेक्स $681 बिलियन हो गया है, $681 बिलियन। इसका आंसर हो गया आंसर सी। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ जीनोम इज मेड एक्सक्लूसिवली ऑफ द जीन दैट कोड फॉर प्रोटीन। अ जीनोम आर फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट एंड एनिमल। तो इसका क्या आंसर है? इसमें कौन सा सही है? तो इसमें जो है दोनों गलत हैं। दोनों गलत क्यों है? दोनों गलत इसलिए हैं क्योंकि जीनोम जो है वो मिक्स है जीन का, रेगुलेटरी एलिमेंट का और नॉन कोडिंग डीएनए का। और जीनोम्स आर फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट एंड एनिमल। तो ये गलत है क्योंकि बैक्टीरिया और इन सब के अंदर भी जीनोम्स होते हैं, मतलब सिंपलर जीनोम्स होते हैं लेकिन जीनोम्स होते हैं। यूकैरियोट्स क्या होते हैं? ये बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन दोनों होती हैं, और ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ये। जैसे आपका एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, फंगी हो गया, एल्गी हो गया, तो ये आपके यूकैरियोटिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज पास्ड विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू कॉन्स्टिट्यूशनली एनकोड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन स्टेट बेस्ड ऑन द लैंग्वेज। तो कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? तो इसका आंसर है आंसर डी, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका ईयर बताएंगे कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ईयर क्या था।
तो इसमें क्या था कि जो आपकी एग्जिस्टिंग टर्मिनोलॉजी थी, पहले आपके स्टेट जो है डिवाइडेड थे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में, वो ऑल्टर्ड हो गए थे। जो डिस्टिंक्शन था जो पार्ट ए और पार्ट बी के बीच में, वो रिमूव हो गया था, और सिंपली पार्ट ए पार्ट बी को, पार्ट ए और पार्ट बी को सिंपली स्टेट बोलना शुरू कर दिया था, और एक नई क्लास की एंटिटी आई थी जिसने सी और डी को रिप्लेस कर दिया था एज अ यूटी। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी। ईयर बताएंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है द गिलगिट बल्तिस्तान रीजन इज सिचुएटेड टू द गिलगिट बल्तिस्तान रीजन कहाँ सिचुएटेड है? तो इसका आंसर है आंसर सी, नॉर्थ ऑफ श्रीनगर। तो आप मैप से देखिए इस चीज़ को, तो यहाँ दिख रहा होगा आपको, दिस इज बल्तिस्तान रीजन, यहाँ श्रीनगर है, नॉर्थ ऑफ श्रीनगर, एंड यहाँ एक्साइचन है, इसके जो है वेस्ट में है। तो पहला वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला गलत हो जाएगा कि ये वेस्ट ऑफ एक्साइचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? लद्दाख, ये भी गलत है, ये वेस्ट ऑफ लद्दाख है। आप यहाँ देखिए, यहाँ ये लद्दाख है, ये लद्दाख के वेस्ट में है। नॉर्थ ऑफ श्रीनगर सही है, एंड इट इज द साउथ ऑफ द नुब्रा वैली, नुब्रा वैली के नॉर्थ में है ये। तो ये सब गलत हो जाएंगे। तो ये क्या सही है? दिस इज नॉर्थ ऑफ द श्रीनगर। रिसेंटली अ हेल्थ केयर फोकस्ड लोन प्रोडक्ट लॉन्च बाय विच बैंक? तो हेल्थ केयर फोकस्ड लोन प्रोडक्ट, तो इसको किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया कैनरा बैंक ने। तो कैनरा बैंक ने ये लॉन्च किया है जिसका नाम है कैनरा हील, कैनरा हील नाम से है। क्वेश्चन नंबर 27 है वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्टेड इंडियाज इकोनॉमी टू ग्रो एट? तो वर्ल्ड बैंक ने क्या प्रोजेक्ट करी है इंडिया इकोनॉमी टू ग्रो एट? इसका आंसर है आंसर सी, 7.5%। तो 7.5% 2024 में जो है वो करी है। तो जो अर्लियर जो वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजेक्शन था उससे 1.2% जो है वो बढ़ा दिया है। नेक्स्ट है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कोलैब विद डैश टू प्रोवाइड स्टार कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी? तो किसके साथ स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने कोलैब किया है इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करने के लिए? इसका आंसर है आंसर सी, फ़ोन पे। तो फ़ोन पे के साथ जो है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने करा है। तो इसमें जो है कवरेज अप टू 1 CR है, 1 करोड़ तक का कवरेज। नेक्स्ट है SJVN assign a MOU with which IIT to use advanced geological model? तो SJVN ने जो है किसके साथ साइन किया है? तो SJVN ने किसके साथ साइन किया है? टू एडवांस जियोलॉजिकल मॉडल। तो इसका आंसर है आंसर डी, IIT पटना। तो ये IITs वाले जो क्वेश्चन है जो बेसिकली वेलफेयर ऑफ द कंट्री, वेलफेयर ऑफ द पीपल, या फिर जो स्टेट रन कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वो अक्सर जो है एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो SJVN क्या है आपका? सतलुज जल विद्युत निगम। तो इसके साथ करके एडवांस जियोलॉजिकल मॉडल जो आपके SJVN टनल प्रोजेक्ट में यूज़ होंगे, जिसकी वजह से टाइम और कॉस्ट ओवररन है वो रिड्यूस हो जाएगा कहीं ना कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नर्मदा रिवर, और इनमें से कौन सा गलत है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो ये ABCD ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है नर्मदा इज द सेकेंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया। दूसरा है इट फ्लो थ्रू मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात बिफोर रीचिंग द गल्फ ऑफ बम्बे। इट इज सिचुएटेड बिटवीन द विंध्यन एंड सतपुरा रेंज।
द सरदार सरोवर डैम इन कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम बिल्ट ऑन द नर्मदा रिवर। इसमें से कौन सा गलत है? तो पहला वाला गलत है, क्योंकि नर्मदा जो है, नर्मदा इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। इट्स द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग, नॉट द सेकेंड लार्जेस्ट। और फिफ्थ, टोटल में फिफ्थ लार्जेस्ट है, टोटल में फिफ्थ लार्जेस्ट है, लेकिन वेस्ट फ्लोइंग में नंबर 1 पे है। और ये कहाँ से होके गुजरती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, 3 स्टेट से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, बिफोर रीचिंग द गल्फ ऑफ कम्बे। तो गल्फ ऑफ कम्बे में, एंड ये सिचुएटेड है आपके विंध्यन और सतपुरा रेंज में, सरदार सरोवर डैम के ऊपर सिचुएटेड है। तो मैप से देख लेते हैं। तो सरदार सरोवर डैम जो है कॉन्क्रीट डैम है नर्मदा, और नियर द टाउन ऑफ द केविदिया। आप मुझे बताएंगे कि केविदिया किस और चीज़ से एक रिलेटेड है? बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ है। यहाँ आप सारा ये रेंज देख लीजिए। देखो, ये आ गया आपका अरावली रेंज, काथियावाड़ प्लेटू हो गया, मालवा प्लेटू हो गया, विंध्यन रेंज हो गया, सतपुरा रेंज हो गया, ये हो गया नर्मदा रिवर। तो यहाँ विंध्यन है, फिर यहाँ नर्मदा रिवर है, फिर ये सतपुरा रेंज है, फिर यहाँ तापी है, फिर आपका विंध्यन के ऊपर जो है मालवा प्लेटू है, फिर यहाँ छत्तीसगढ़ प्लेन है, फिर यहाँ डेक्कन प्लेटू है, इंडो गैंगेटिक हो गया ये। हाँ, और ये कहाँ गिर रहा है? गल्फ ऑफ कम्बे में, ये यहाँ। मैं आपको लगता है समझ में आ गया होगा। तो सरदार सरोवर डैम 2017 में हुआ था, कंक्रीट डैम है ये। और और ये वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी जो है 4 इंडियन स्टेट को देता है। कौन से? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो देखो, नर्मदा रिवर तो 3 स्टेट को होके गुजरती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, लेकिन जो ये वाटर देता है वो 4 स्टेट को देता है। ये ध्यान रखना, 4 स्टेट कौन से हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। 4 स्टेट को वाटर दे और इलेक्ट्रिसिटी देता है, लेकिन रिवर जो पास होती है वो 3 स्टेट के पास होती है। तो लेकिन ये एक्स्ट्रा एक स्टेट है जिसको ये वाटर और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, सरदार सरोवर डैम। ये डिफरेंस है, तो ये जो है याद रखिएगा। बाकी ये सारी कोर्स डिटेल है, तो आप इस जो कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।